हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हम लोग पूनम दलाल की बुक पढ़ रहे थे और ये इसका दूसरा चैप्टर है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी सभ्यता थी। एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरी थी या मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। यानी मेसोपोटामिया और मिस्र की जब सभ्यता थी तब ये उस वक्त की सभ्यता मानी जाती है। उपरोक्त तीनों सभ्यता यानी हड़प्पा, मेसोपोटामिया और मिस्र में जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो हड़प्पा का था। आरंभिक इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था, लेकिन उसके बाद घग्गर हाकरा प्रदेश में जो खुदाई हुई तो और भी बहुत बड़ी बस्तियां मिली, जिनसे ज्ञात हुआ कि यह जो क्षेत्र है वो सिर्फ सिंधु तक नहीं है, सिंधु के बहुत दूर तक फैली हुई थी। ठीक है। हड़प्पा में सबसे पहले इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा दे दिया गया, क्योंकि ये हड़प्पा के स्थल मतलब हड़प्पा नामक स्थल पे खोजी गई थी। वहीं से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। यह भारतीय प्रागैतिहासिक काल का एक अंग है और कांस्य युग के अंतर्गत आती है। हम लोग पहले भी प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता के रूप में वर्गीकृत, यानी ताम्रयुगीन यानी तांबे का जो इस्तेमाल हुआ जिस सभ्यता में, तांबे का जो इस्तेमाल धातु के रूप में हुआ, ये उससे भी पुरानी सभ्यता है। लेकिन बहुत सी बातों में या ताम्रयुगीन बस्तियों से कई ज्यादा विकसित थी। यानी जिस वक्त ताम्रयुगीन बस्तियां हुई ये उससे भी ज्यादा विकसित थी या एक शहरी सभ्यता थी, और यह मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता को 3 काल में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो है वो है आरंभिक या हड़प्पा पूर्व काल, जो कि 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। दूसरा जो है वो है पूर्ण विकसित हड़प्पा काल। वो क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व। फिर है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल जो है वो 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व, यानी ये सबसे पुराना माना जाता है। ये इस वक्त पूर्ण विकसित था हड़प्पा काल, और ये बाद का है। एक समान सीमा निर्धारित की गई क्योंकि विभिन्न चरणों के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि हड़प्पा सभ्यता के सभी चरणों में एक ही संस्कृति निरंतरता मौजूद रही। फिर भी इन चरणों में आपस में थोड़ा सा अंतर, यानी जो 3 भागों में बांटा गया था तो हर चरण में थोड़ा थोड़ा अंतर है आपस में। आरंभिक हड़प्पा काल को प्रादेशिकरण युग कहा जाता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का रचनात्मक और उस वक्त आध शहरी चरण, यानी कुछ शहर थे और कुछ गांव थे, इसीलिए आरंभिक हड़प्पा काल को प्रादेशिक युग कहा जाता है। इसके बाद है यह व्यवस्था को हाकरा चरण, यानी यहाँ जो हाकरा है से संबंधित है। इस समय की बस्तियां अपने सुदृढ़ीकरण के कारण चिन्हित की जा सकती हैं। इस काल में काफी उच्च स्तर की विशेषता देखने को मिलती है, विशेषकर मतलब शिल्प से जो जुड़े थे, जो पत्थर के काम जिनमें मनके बनाने, धातु शिल्प, इनके साथ ही पहियों वाले परिवहन और साधन व्यापार प्रसार अस्तित्व में था। यानी हड़प्पा में आरंभिक हड़प्पा काल में ये सब अस्तित्व में था। फिर है हरे पत्थर जेड को छोड़कर लगातार कच्चे माल, जो कि आरंभिक हड़प्पा बस्तियों में नहीं पाया गया है, वो विकसित हड़प्पा काल के इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से मिलता है। हालांकि यहाँ बड़े बड़े नगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये आधा अधूरा जो था, इसमें शहरीकरण हुआ था। जो विकसित जो है, ये जो दूसरा है विकसित हड़प्पा काल में इस्तेमाल होने वाले जो विकसित हड़प्पा काल में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से मिलता है। हालांकि बड़े शहर नहीं मिलते जो कि
सॉरी यहाँ गलती हो गया, जो विकसित हड़प्पा काल को प्रभाषित करते हैं और यहाँ ना ही शिल्प विशेषता भी इतनी अधिक मिलती है। कुछ आरंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल, इन सबको छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ से। आरंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल कौन कौन सा है, तो वो गुजरात में पादरी, राजस्थान में कालीबंगन और कच्छ में ढोलावीरा, पश्चिम बंगाल में हड़प्पा, हरियाणा में बालाकोट और अमरीवा, भिराना, कोटदीजी और गुमला। यह बात उल्लेखनीय है कि सक्रिय सिंधु मैदान में कोई भी आरंभिक हड़प्पा स्थल, यानी उस वक्त के जो सिंधु मैदान थे उसमें आरंभिक हड़प्पा का स्थल हमें नहीं मिलता है। विकसित हड़प्पा काल जो कि सेकंड था, तो विकसित हड़प्पा काल या एकीकरण युग हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण, जो कि पूर्ण रूप से, जो विकसित था वो पूर्ण रूप से उसमें उस सभ्यता की विशेषता को दर्शाता है। यह नोट करना उचित है कि अनधिकृत प्रभाषित शब्द हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से इसी वक्त यानी विकसित हड़प्पा काल में ही शहरीकरण के चरण को इस्तेमाल किया जाता है। इस तथ्य को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जैसे परिभाषित शब्दों का प्रयोग सभी उत्खनन स्थलों के लिए किए जाने का अर्थ कतई नहीं है। ठीक है, इनका जो शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो हर जगह उत्खनन स्थल के लिए उपयोग करना कतई सही नहीं है कि अन्य सभी स्थल जो थे वो हड़प्पा के समान थे। यह सिर्फ इस स्थल से संबंधित है या इस तथ्य से संबंधित है कि अनेक स्थल में हड़प्पा में इस्तेमाल की गई सामग्री के समान ही बुनियादी ढांचा, मतलब एक ही तरह के वो लोग सामग्री को इस्तेमाल करते थे, वही उन लोग का बुनियादी जो था वो ढांचा था। जैसे कि ठेठ लाल और काली मिट्टी का बर्तन, टेराकोटा वो होता है जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो पकाई हुई मिट्टी का बर्तन, वो उसे कहते हैं। ईंटों का मानक नाप, यानी उस वक्त के जो शहर थे वो ईंटों पे थे, ईंट से बनाए हुए थे और ये उसका अनुपात है। आगे हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण था वो था स्थानीयकरण युग, शहरीकरण के बाद का चरण था, जिसे शहरों के पतन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद है यह हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल था, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थानीयकरण का जो युग था, जो शहरीकरण के बाद का था, वो अंतिम काल था और इसका उल्लेख एकीकरण युग के संस्कृति के विघटन के रूप में किया जाता है। यानी इस वक्त संस्कृति का विघटन हो चुका था। फिर उत्तर हड़प्पा काल 5 भौगोलिक क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिनमें से सभी के अपने अपने अलग अलग चरण थे। जैसा कि पश्चिमी पंजाब चरण, जहाँ पे कब्रिस्तान जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है, पूर्वी पंजाब चरण, झुकार चरण, ये सब जितने हैं ये सब चरण है, अलग अलग चरण है सभी के। उत्तर हड़प्पा काल की बस्तियां विकसित हड़प्पा काल की तुलना में छोटी थी। यानी जो विकसित था, जो सेकंड वाला पीरियड है, उसमें क्या था कि जो उत्तर काल की जो बस्तियां थी वो विकसित की तुलना में छोटी थी। विकसित काल से परिवर्तन कोई अचानक से बदलाव नहीं दिखाता, लेकिन मोहरों, मिट्टी के बर्तनों तक सीमित लेखन, घनत्व के वजनों की आवृत्ति आदि में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। यानी धीरे धीरे परिवर्तन आया विकसित काल से, और मोहरे, मिट्टी के बर्तन तक ही सीमित, और घनत्व के वजनों की आवृत्ति में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। फिर है उत्तर हड़प्पा बस्तियां संख्या में भी ज्यादा थी। यानी उत्तर जो लास्ट पीरियड था हड़प्पा काल का, उसमें क्या था कि जो बस्तियां थी वो अधिक थी,
लेकिन वे छोटी थी और ज़्यादा ग्रामीण थी। जितना जो विकसित था वो सेकंड वाला जो चरण है उसमें सबसे ज़्यादा विकसित था और सबसे ज़्यादा उसमें शहरीकरण था। लेकिन जब हम उत्तर वाला पढ़ते हैं, उत्तर हड़प्पा काल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जो था वो ज़्यादातर ग्रामीण हो गया था और छोटी थी, उनकी जो बस्तियां थी वो बहुत छोटी थी। यद्यपि उन्हें विविध कृषि आधारों द्वारा चिन्हित किया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण है वो है ये सब जो स्थल हैं, चहुदड़ो, झुकार स्थल, झुकार, ये सब जितने हैं, ये सब अमरी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। रंगपुर चरण स्थल जो है वो है कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात की मुख्य भूमि में थे। अब पढ़ेंगे हम लोग विकसित हड़प्पा चरण की सामान्य विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे विकसित हड़प्पा चरण की, यानी सेकंड वाला जो था वो विकसित हड़प्पा चरण था, उसका हम लोग पढ़ेंगे विशेषता। तो उसकी विशेषता क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित, पुरातात्विक साक्ष्यों पे आधारित, दो तरह के, पहले तो मैंने पढ़ा चुका है कि स्रोत जो होते थे वो दो तरह के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक में आपका ये अभिलेख, सिक्का, ये सब चीज आता है, बहुत सारे शिलालेख होते थे, ये सब चीज आपका पुरातात्विक साक्ष्यों पे डिपेंड करता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी, यानी खुदाई से बहुत सारी चीजें मिली हैं जो कि इसकी विशेषता को उजागर करती हैं, जो कि सांस्कृतिक एकरूपता के साथ साथ विविधता, यानी सांस्कृतिक एकरूपता तो थी लेकिन बहुत विविधताएं भी थी। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के विषय में कोई भी पूर्णता मान्य सिद्धांत नहीं है, और समानता सा कहा जाता है कि पूर्व हड़प्पा यानी देशी ग्रामीण संस्कृति, जो कि अधिक विश्वसनीय तर्क है, से उत्पन्न हुई थी। यानी हड़प्पा का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो पूर्व हड़प्पा था। जैसा कि विस्तारवादी सिद्धांतकारों का, इन विस्तारवादी सिद्धांतकार जो थे उनका यह तर्क था कि हड़प्पा का जो ये है स्टार्टिंग है वो पूर्व हड़प्पा यानी ग्रामीण संस्कृति से है, कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। ये भी उनका तर्क है कि हड़प्पा की जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई। हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है जिस क्षेत्र में था वो आकृति जो थी वो त्रिकोणीय थी, यानी ट्रायंगल शेप में थी, और 3 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे विशाल था। कौन? हड़प्पा। अन्य 2 सभ्यताएं जो थी वो मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है। और हड़प्पा सभ्यता मोटे तौर पर आज के राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा या गुजरात और पाकिस्तान में फैली है। तो इस तरह से इसका फिगर दे दिया गया है। अगर ऐसे देखा जाए तो इस तरफ जो पश्चिम की तरफ होगा, अगर हड़प्पा का अगर विस्तार देखें तो पश्चिम में बलूचिस्तान में है, सतका गेंदो करके जगह है वहां पे है, और उत्तर में जम्मू के मांडा में, दक्षिण में है गुजरात के मालवा, और पूर्व में है उत्तर प्रदेश के आलमगीर पुर। अब पढ़ेंगे हम लोग नगर योजना के बारे में। तो ऐसे भी मेंस का जब हम लोग राइटिंग करते हैं, मेंस लिखते हैं, तो उसमें भी हड़प्पा का अगर हम लोग स्थल दिखाना एक अच्छे से, तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस पर भी मार्क्स आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं नगर योजना के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता अपने शहरी स्वरूप और नागरिक योजनाओं व व्यवस्था के लिए, मतलब एक परिकृष्ट यानी बहुत अच्छी समझ के लिए जानी जाती है, क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे वो एक अच्छे अवस्था में जी रहे थे, एक शहर था और हर तरह की सुविधाएं थी। अब देख ही सकते, ज्यादातर हड़प्पा के नगर दो, यानी हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 भाग में विभाजित थे। पहला क्या था? पहला दुर्ग था, यानी उठा हुआ हिस्सा। यह हिस्से जो थे एक छोटे क्षेत्र को घेरता था और अक्सर नगर के पश्चिम की ओर स्थित होता था। एक हिस्सा जो छोटे क्षेत्र को, जैसे कि ये क्षेत्र है, इसको इस तरह से घेर लिया, ठीक है, और हमेशा जो स्थित होता था, यह अक्सर जो दुर्ग होता था वो पश्चिम की ओर स्थित होता था, और नगर के जो हेड होते थे, शासक होते थे, वो यहीं रहते थे। इसके अलावा यहाँ सार्वजनिक जो होती थी वो इमारतें होती थी, भंडारघर होता था, और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी यहीं होती थी। कहाँ? दुर्ग में। तो याद रखना, हड़प्पा
नगर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दुर्ग, जहाँ पे नगर के शासक रहते थे और ये पश्चिम की ओर होता था। फिर है निचला हिस्सा। निचला हिस्सा में क्या होता था कि नगर के जितनी भी आम जनता थी वो निचले हिस्से में रहती थी और अपनी आजीविका यानी काम धंधे को चलाती थी। नगर योजना आमतौर पर ग्रिड, ये मैंने बना रखा है, ग्रिड स्वरूप का पालन करती थी। सड़कें उत्तर की ओर जाती थी और एक दूसरे को समकोण काटती थी। हड़प्पा योजना के विशिष्ट पहलू इस प्रकार थे। कैसे कैसे थे विशिष्ट पहलू हड़प्पा योजना, नगर योजना के? तो सड़कें चौड़ी होती थी और मुख्य सड़क जो होती थी, जो मेन रोड होता था, वो 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। नगर को आयताकार व चौकोर खंडों में विभाजित बांटती थी, इस तरह से बटा हुआ है। और कुछ कुछ अंतराल पर रोशनी के लिए लैंप पोस्ट, सोचिए उस वक्त इसीलिए इतनी अच्छी व्यवस्था थी जो आज भी बहुत सारे गांव में देखने को नहीं मिलती है। उस वक्त रोशनी के लिए लैंप भी पोस्ट कराए गए थे। सड़कें इतनी चौड़ी थी और मेन सड़क इतनी चौड़ी थी और नगर को आयताकार, मतलब एक अच्छा व्यवस्था था उस वक्त। और इसके बाद है कि इसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात इस तरह से है। यह हड़प्पा के सभी भवनों में देखने के लिए मिलती है, यानी हर भवन के आसपास इस तरह की सड़कें होती थी। साथ ही उतना ही अनोखा ईंट के औसत, यानी ईंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है घरों के लिए या नगरों की दीवारों के लिए, तो इस तरह से इन सबको बनाया जाता था। उनकी जल निकासी सबसे ज़्यादा तो शानदार उनकी जल निकासी है, जिसमें क्या होता था कि जो नालियाँ होती थी वो गारे, चूने और जिप्सम्स की बनी होती थी और उन्हें ढकने के व आसानी से साफ करने के लिए ईंटों व बड़े पत्थरों, यानी खाली जो नाली आजकल देखने को भी मिल जाती, तो नाली ढकी हुई होती थी उस वक्त। और जल निकासी, हर घर से एक नाली निकलती थी और वो जाके मेन जहाँ पे रखती, मतलब नाली खत्म हो जाती थी वहां तक वो जाती थी। यानी बहुत, शहर जो था वो बहुत साफ सफाई पर ध्यान दिया गया शहर में। कोई भी खिड़की जो है वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी और स्नानागार के फर्श जो थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे और कुछ घरों में तो अपने कुएं भी होते थे। सोचिए आज भी लोग कुएं जाते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन उस वक्त क्या था कि उस वक्त सोचिए कुछ घरों में अपने अपने कुएं भी थे। अब हम पढ़ेंगे समाज के बारे में। तो उस वक्त का समाज कैसा था? तो शहरीकरण समाज था, जानते हैं आप लोग, जो कि ज्यादातर मध्यम वर्ग से मिलकर बना हुआ था। खुदाई में मिले घरों से जानकारी मिलती है कि वहां कम से कम 3 अलग अलग सामाजिक समूह थे, यानी समाज भी जो था वो समूहों में विभाजित था। कैसे कैसे? तो देखिए, शासक अमीर वर्ग होते थे और व्यापारी होते थे और श्रमिक भी होते थे। गरीब श्रमिक जो कि नगर के निचले हिस्से, मैंने बताया था 2 तरह के थे। एक दुर्ग था, तो दुर्ग में क्या था कि शासक रहते थे, जो उस एरिया के शासक थे वो रहते थे। और जो निचला हिस्सा था, जो बनाया जाता था निचला हिस्सा, उसमें ग्रामीण जो होते थे वो रहते थे, जो गरीब होते थे, श्रमिक होते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में विरासत की प्रकृति को लेकर इतिहासकारों के बीच में स्पष्ट मत नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। और हड़प्पा सभ्यता की कुछ अन्य खास विशेषताएं भी इस प्रकार हैं, जैसे कि हड़प्पा चाक के इस्तेमाल के कुशल कारीगर थे, यानी चाक का इस्तेमाल वो बहुत अच्छा करते थे। लेकिन पत्थरों की कारीगरी में वो निपुण, यानी पत्थरों की अगर कारीगरी देखें तो वो उसमें निपुण नहीं थे। लेकिन मतलब मिट्टी के मृत भांड को बनाने में, उस पर कलाकृतियां करने में, उसे रंगने में, बहुत सारे रंगों, धूसर, लाल, भूरा, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। लाल मिट्टी के काले बर्तन जिन्हें काले रंग से डिजाइन किया जाता था। क्या था कि डिजाइन किया जाता था कि मुख्यतः जो था वो लाल मिट्टी के काले बर्तन जिन्हें काले रंग से डिजाइन किया जाता था। ज्यादातर पेड़ ज्यादा प्रचलित, यानी पेड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ज्यादातर पेड़ ज्यादा, हाँ। इनमें से कुछ बर्तनों का जो इस्तेमाल था वो अनाज के भंडारण के लिए, यानी कुछ जो बर्तन बनते थे वो अनाज के भंडारण के लिए भी बनाए जाते थे।
या पानी रखने के लिए भी किया जाता था, जबकि कुछ जो होते थे वो इनके पेंदी में यानी नीचे में बॉटम में छेद बनाया जाता था, और वो छेद वाले बर्तनों का जो प्रयोग है वो शराब बनाने में किया जाता था, यानी उस वक्त शराब भी बनाए जाते थे। फिर उत्खनन में बहुत से स्थानों में टेराकोटा के और भी बहुत सुंदर नमूने मिले हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मिले हैं जो जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें बैल, भैंस, कुत्ते, बंदर, खिलौना गाड़ियाँ और मानव आकृति सम्मिलित हैं। यही नहीं, उत्खनन में टेराकोटा की बनी चूड़ियाँ तक मिली हैं। इस बात को जानना महत्वपूर्ण है कि पुरुष जो थे वो मूर्तियों की तुलना में नारी की जो मूर्तियाँ ज़्यादा ढकी हुई नहीं होती थी, यानी नारी की जो मूर्तियाँ थीं वो ज़्यादा ढकी हुई नहीं होती थी। जैसे कि कांसे की एक मूर्ति मिली थी जो नग्न अवस्था में थी। हड़प्पा वासियों ने मनके बनाने के काम को और निखारा और साथ ही उत्खनन से मिले यानी बर्तनों को बनाने में और अपना जो काम है उसे और निखारा, और उसके बाद से साथ ही उत्खनन में मिले गहने में सोने और चांदी के हार, भुजबंद, पेंडेंट और बाली, जड़ाऊ पिन ये सब शामिल है। कराची के निकट अलादीनों से एक जगह है, इसका नाम है, से बहुत से हार प्राप्त हुए जो कि सोने चांदी मतलब कीमती पत्थरों से बने हैं सारे। फिर है हड़प्पावासी तांबा, कांसा, चांदी, सोने जैसी धातुओं से परिचित थे और इसका इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन वे लोहे से परिचित नहीं थे। ये याद रखना है कि हड़प्पा काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। वे लोग जो हड़प्पावासी थे जो वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी धातु विज्ञान के बहुत अच्छे जानकार थे और वे मिश्रित धातु का भी यानी धातुओं को मिलाकर उसका भी उत्पादन करना जानते थे। शिल्पकार तांबे के साथ साथ कांसे की कलाकृतियां भी बनाना जानते थे, जो उनके द्वारा बनाए गए भाले, छुरियां, छोटी तलवारें, शीशे, कुल्हाड़ियां, सुइयां, अंगूठियां और चूड़ियों में दिखता है। यहाँ यह जानना रुचिकर है कि शुद्ध तांबे की कलाकृतियों की संख्या जो है वो मिश्रित जो कांसे से बहुत अधिक, यानी शुद्ध तांबे का सबसे ज्यादा कलाकृतियां मिली हैं, किससे? मिश्रित कांसे से ज्यादा अधिक। उसके बाद है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वे तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे, बल्कि यह बात इस संभावना की ओर इशारा करती है कि तांबा उनकी सांस्कृतिक पसंद थी, यानी तांबे का वे लोग इस्तेमाल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी करते थे। हड़प्पावासी आम तौर पर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे और हड़प्पावासी जो थे वो मांसाहारी भोजन पसंद करते थे, इसलिए उनका जो मुख्य खाना था, सामान्य खाना था, वो क्या था? वो मछली खाना था और दूध और दही भी खाया जाता था। सिंध और पंजाब में हड़प्पा समाज में गेहूं और जौ खाया जाता था। गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, जबकि रंगपुर और सरकोटदा में चावल और बाजरा खाया जाता था। हड़प्पा की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, यानी हर शब्द के लिए एक प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है और आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसका नाम सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु सभ्यता पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, और फिर हड़प्पा में खुदाई हुई पहली बार तो हड़प्पा पड़ गया नाम। फिर इसका नाम पड़ा प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहीं से सबसे पहले पता चलता है कि उस वक्त के लोग नगरों में निवास करते थे। तो ये चित्रात्मक है और प्रतीत चिन्हात्मक, मतलब हर प्रतीक एक शब्द या शब्दांश के लिए प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की लिपि जो थी वो दो तरफा लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मैं दिखा देती, जैसे यहाँ से लिखा तो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? क्या बोल रहा है? से बोल रहा है दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। तो इस तरह से उनकी लिपियां लिखी गई हैं और चित्रात्मक लिपि है। ठीक है। 1700 हालांकि समान लिपि के साक्ष्य एक महान यहाँ तक पढ़े थे ना। हड़प्पा की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं
अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि समान लिपि के साक्ष्य एक महान सांस्कृतिक एकता की ओर इशारा करते हैं। 1700 ईसा पूर्व में इस लिपि का वास्तविक रूप जो था वो लुप्त हो जाना इंगित कराता है कि पर्याप्त रूप से इस लिपि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो लिपि के बारे में बस इतना जानना है कि ये लिपि आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए और यह जो है वो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं घूम जाती है। तो और इसके बारे में कि इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है और हर शब्द के लिए प्रतीक का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। और 1700 ईसा पूर्व के बाद इस लिपि का जो वास्तविक रूप है वो लुप्त ही हो गया है। और इस लिपि के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि यह एक महान संस्कृति थी और इसके तरफ ये इशारा करती है। यही सब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगले पार्ट में हम लोग अर्थव्यवस्था इसकी पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।